तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है दी मम्मी। और ये मूवी इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी इंट्रो की जरूरत नहीं है। तो मूवी की शुरुआत में हम आज से 5000 साल पहले की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक श्रापित लाल स्टोन को किसी राजा की कब्र में डालकर उसको दफन कर देते हैं। फिर हम 5000 साल बाद यानी आज के दिन को देखते हैं, जहाँ पर एक मशीन एक सुरंग को बनाते हुए इसके दीवार को तोड़कर यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसकी खबर अब हर एक न्यूज में चलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों इजिप्शियन कब्र मिली थी। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं, जो कि इन मजदूरों को लेटर्स को देखकर यहाँ से इनको निकाल देते हैं। और इनको यहाँ से निकालने वाला डॉक्टर हेनरी था, जो कि एक बहुत ही बड़ा आर्कोलॉजिस्ट है, जो कि आगे जाकर एक दीवार को देखता है जिस पर कुछ अजीब से ही इमेजेस बने हुए थे, और इस पर वो हमें एक कहानी सुनाता है। उसको पढ़कर वो अहमद नाम की एक इजिप्शियन लड़की के बारे में बताता है कि वो इजिप्ट के सिंहासन की अकेली वारिस थी, और वो हर तरह के फाइट्स की और ब्लैक मैजिक की बहुत ही बड़ी जानकार भी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही राजा की किसी वाइफ को एक बेटा हुआ, जिसे देखकर अहमद समझ गई कि पावर मांगने से नहीं मिलता है बल्कि उसको छीनना पड़ता है। और इसीलिए वो एक प्राचीन ग्रंथ को पढ़कर एक रस्म को निभाने लगती है, ताकि वो अंधेरे के राक्षस को बुला सके और किसी की बॉडी में उसको डाल सके, जिस पर राक्षस का एक दूत आता है और उसको एक चाकू देता है, जिसके पीछे वही श्रापित रेड स्टोन लगा हुआ था जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और उस खंजर को पकड़ते ही वो दूत गायब हो जाता है और उसकी बॉडी में कुछ इजिप्शियन लैंग्वेज में कोई वर्ड्स लिखने लगते हैं, जो कि उसकी पूरी बॉडी में, यहाँ तक कि उसकी आंखों की आईबॉल्स को भी सेपरेट कर उसमें लिख जाता है। और अब इसके बाद वो उस खंजर को लेकर राजा के पास जाती है और उसके गले में लगाकर उसके गले को काट देती है, और उसकी वाइफ और उस बच्चे को भी जान से मार देती है। उससे किसी इंसान को चुनकर उस खंजर के थ्रू उसको उस बॉडी के अंदर डालना था, जिससे कि वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी में जिंदा हो सके और अहमद को बहुत सारी पावर्स दे सके, जिससे कि वो पूरे इजिप्ट पर अनंत काल तक राज कर सके। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि अहमद के गले में कुछ मारकर उसको गिरा देते हैं और उसके चुने हुए इंसान को भी जान से मार देते हैं, और अहमद को पकड़ के उसको जिंदा ही मम्मी बना करके एक ताबूत के अंदर डाल देते हैं, और उसको कब्र में बंद करके इजिप्ट से हजारों मील दूर उसको ले जाकर बहुत ही बड़ी गुफा में डालकर उसको बंद कर देते हैं, ताकि वो अनंत काल तक वहीं पर फंसी रहे। और अब सीन कट होता है, जिसके बाद हम माइक और वेल नाम के दो आर्मी के जासूसों को देखते हैं, जो कि आतंकवादियों से बचकर यहाँ पर भाग रहे होते हैं। लेकिन भागते भागते एक टाइम ऐसा आता है कि चारों तरफ से घिर जाते हैं और इनके चारों तरफ से आतंकवादी इनके ऊपर फायर करने लगते हैं, और इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, जिसको देखकर वेल एयर स्ट्राइक के लिए एयरफोर्स को कॉल करता है, जिसके कुछ देर के बाद ही एयरफोर्स वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर देती है, जिसमें कि कई सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। और इस एयर स्ट्राइक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी चीजें उसी गड्ढे में जाने लगती है, और माइक और वेल भी स्लाइड करते हुए उस गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाते हैं, जिसकी खबर मिलते ही यहाँ पर आर्मी पहुंच जाती है, और माइक आर्मी चीफ से सारी चीजें बताने लगता है। और ये सारी बातें सुनकर आर्मी चीफ उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब वो बताते हैं कि तुम यहाँ पर एक चीज को ढूंढ रहे थे, जिसको तुम ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बनना चाहते हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक और वेल दोनों करप्टेड है, और ये दोनों किसी भी एंटिक चीज के मिलने पर उसको गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, बल्कि उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। तभी पीछे से जेनी आती है और आते ही माइक को एक चांटा मारती है और बोलती है कि इसने मेरा फायदा उठाया, इसने मेरी जिंदगी भर की मेहनत यानी एक नक्शे को लेकर वहाँ से गायब हो गया। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेनी एक आर्कोलॉजिस्ट है, लेकिन चीफ को इन दोनों की हरकतों के बारे में बहुत ही पहले से पता है। वो इन दोनों से बोलते हैं कि तुम 2 घंटे के अंदर हार्डली के साथ इस गुफा में जाओगे, और इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको निकाल कर हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया आर्मी के अंदर नहीं आता है और हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। जिसे सुनकर ये दोनों उसके साथ गुफा में जाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये वही गुफा है जहाँ पर अहमद को दफनाया गया था। अंदर जाते इनके ऊपर कुछ लिक्विड टाइप का गिरने लगता है, जिस पर माइक देखता है तो ये मरकरी होता है, जिसे देखकर जेनी बोलती है कि उस समय के लोग ये मानते थे कि मरकरी बुरी पावर्स को रोकती है, और ये लोग उस मरकरी का पीछा करते हुए गुफा के और अंदर जाते हैं। और यहाँ पर इनको मरकरी से भरा हुआ एक पुल मिलता है, लेकिन माइक और वेल की नजर तो यहाँ पर पड़े सोने के गहनों की थी, जिसे देखकर ये दोनों बैग को खोलकर उसके अंदर से कैमरा वगैरह को बाहर निकालते हैं। और जेनी यहाँ पर मरकरी तालाब और पहरेदारों के बारे में बताती है, जिस पर जेनी इन सब चीजों को देखकर बोलती है कि ये एक कब्र है और इन सब पहरेदारों का मुंह इस कब्र के अंदर है। इसका मतलब ये पहरेदार इसके अंदर से किसी को बाहर निकलने से रोकने के लिए है। लेकिन यहाँ पर माइक और वेल तो यहाँ पर पड़े सोने को चुराने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर इनको अंदर खोज करते हुए बहुत ही देर हो चुकी थी, और इसीलिए चीफ वेल को माइक से बोलकर इन सभी को बाहर आने के लिए बोलते हैं। लेकिन माइक इस पूरे स्ट्रक्चर को देखता है और एक गन निकालकर इसके रस्सी के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि ये चीज मरकरी से बाहर निकलते हुए ऊपर आने लगती है, जिस पर इनको पता चलता है कि ये तो एक बहुत ही बड़ा सा कब्र है। लेकिन तभी इनके चारों तरफ बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं और इनके ऊपर अटैक कर देती है और वेल के गले में भी काट लेती है, जिसे देखकर वेल इनके ऊपर अंधाधुनी फायर करने लगता है। लेकिन माइक उसको रोकता है और समझाता है कि इन मकड़ियों में जहर नहीं है। और तभी माइक का ध्यान उस कब्र पे जाता है, जिससे कि उसको एक विजन आता है, और उस विजन में उसके
सामने अहमद आती है जो कि उससे बोलती है कि तुमने मुझे आजाद कर दिया है और इसीलिए मैं तुम्हें अपना चुना हुआ मानती हूँ और अब तुम्हें मुझसे शादी कर कर इस पूरे इजिप्ट का राजा बनना पड़ेगा। तभी जेनी उसका विजन तोड़ती है और हम देखते हैं कि इस कब्र को एक हेलीकॉप्टर में बांधकर वहां से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन माइक नोट करता है कि उसके निकलते ही यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे कौवे आ चुके हैं जिनका रेगिस्तान में होना बहुत ही अजीब बात है और ये लोग उसको लेकर कहीं जा ही रहे होते हैं। इतने में हम वेल को देखते हैं जिसकी तबीयत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी और जहाँ उस मकड़ी ने काटा था वहां पर भी उसका रेडनेस फैल रहा था। तभी इनको पता चलता है कि इनकी तरफ बहुत ही बड़ा एक तूफान आ रहा है जिसकी वजह से जल्दी से उस कब्र को जेट में डालकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ही हम वेल को लेटा हुआ देखते हैं। तभी उसको अजीब से कुछ होने लगता है और अब यहाँ पर माइक को फिर से एक विजन आता है जिसमें कि वो अहमद को रस्म करते हुए देखता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि वो अहमद के चुने हुए की जगह वो खुद को वहाँ पर लेटा हुआ देखता है। तभी वो उस पर उस खंजर से अटैक करती है लेकिन उससे उसका विजन टूटता है और वो अपने सामने वेल को देखता है जो कि उस रस्सी को काट रहा होता है। जिस पर चीफ उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर वो उस चाकू को चीफ के सीने में घुसा देता है जिससे कि चीफ की मौत ही आती है और अब वेल इनकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगता है। माइक उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस चाकू से इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है जिस पर माइक उसको गोली मार देता है और इससे उसकी मौत ही आती है। तभी इनके जेट से कोई चीज टकराता है जिससे कि इनके इंजन में धुआं निकलने लगता है जिसको देखकर ये लोग पायलट के पास जाते हैं और यहाँ पर हम इनके सामने कई सारे कौवों को देखते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे कि ये प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती है और ये लोग भी इसके अंदर फ्लड करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड ये लोग प्लेन से नीचे गिर जाते हैं और माइक जेनी को एक पैराशूट पहनाकर प्लेन से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही ये प्लेन भी क्रैश हो जाता है। जिसके बाद अब हम मुर्दाघर में जेनी को देखते हैं जिसको डॉक्टर्स ने वहाँ पर बुलाया था ताकि वो लाशों की पहचान कर सके और इधर हम मुर्दाघर में उन लाशों को देखते हैं जिनमें से एक अचानक से